गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चैप्टर नंबर 5 है ये हमारा। हिंदी में इसको बोलते हैं मांग की लोच। हमने पिछला चैप्टर भी मांग के बारे में किया था और अब ये वाला चैप्टर भी मांग के बारे में करेंगे। हमारे 4th और 5th चैप्टर से एटलीस्ट एक तो 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन और बाकी 4 नंबर का भी आ सकता है और 2-2 नंबर के भी आ सकते हैं। 1-1 मार्क्स के तो आएंगे ही। तो आप ये समझ के चलो कि इस 4th और 5th चैप्टर से हमारा 10 नंबर का पार्ट कवर होता है पेपर का। तो इसमें से हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, बहुत ध्यान से करना है। तो अब इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है मांग की लोच की धारणा। मांग की लोच क्या होती है वो बताना है। ये है आपका पूरा टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की लोच की धारणा। तो मांग की लोच होती क्या है, सबसे पहले वो जानेंगे हम। लोच का मतलब होता है चेंजेस आना। ठीक है, लोच का मतलब होता है चेंजेस आना। मांग किस में? डिमांड में। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी डिमांड में चेंज आता है, किसके कारण चेंज आएगा? हमारी किसी भी वस्तु के प्राइस के कारण चेंज आए, हमारी किसी भी उपभोक्ता के कारण चेंज आए, उपभोक्ता की आय के कारण चेंज आए, आय बढ़े या घटे, तो उससे हमारी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है ना। उससे हमारी डिमांड में कोई फ़र्क आए, या किसी सब्सटीट्यूट गुड्स, मतलब चाय कॉफ़ी वाले गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिनको हम पूरक गुड्स बोलते हैं, कार पेट्रोल वगैरह, उनसे कोई चेंज आए हमारी डिमांड में, तो उसको हम क्या कहेंगे? मांग की लोच कहेंगे। मैं फिर से बता देती हूँ, एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन से उस वस्तु की मांग में जो भी चेंजेस आते हैं, कम होती है डिमांड, ज़्यादा होती है डिमांड, तो उस चेंज को हम क्या कहेंगे? मांग की लोच कहेंगे। आपकी जो मांग की लोच है वो कितने टाइप्स की होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 3 टाइप की होती है। पहली आती है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच बोला जाता है जिसे हिंदी में। दूसरा आता है हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मांग की आय लोच। मांग की आय लोच। तीसरी टाइप आती है हमारी मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हिंदी में जिसको बोलते हैं मांग की आड़ी लोच, ये बोलते हैं हम इसको हिंदी में। तो ये थी हमारी तीनों टाइप्स की डिमांड। अब हम लेकिन अपने इस पूरे चैप्टर में इन दोनों को नहीं करेंगे, ये आपके आगे ग्रेजुएशन लेवल पे आएंगे। अभी हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही डीप में करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच क्या होगी? मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच वो होगी जब हमारे प्राइस में चेंज होने से, जब किसी भी गुड्स के प्राइस में चेंज होने से उस गुड्स की डिमांड पर फ़र्क पड़ता है, कम या ज़्यादा होती है, तो उस कम या ज़्यादा होने को हम क्या कहते हैं? मांग की लोच कहते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, हमारी किसी भी वस्तु के मूल्य में घटने या बढ़ने से उसकी मात्रा में, बिकने की मात्रा में जो भी परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। ठीक है, इसका मैं एक प्रॉपर जो डेफिनेशन होते हैं वो बता देती हूँ। मांग की कीमत लोच में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो मांग की लोच है वो हमारे प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, उससे हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, उसकी क्या है? रेशियो है। अगर मैं इसका एक फॉर्मूला देखूं तो वो फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर से बोल देती हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लिख देती हूँ इंग्लिश में भी और हिंदी में। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन
प्राइस। ठीक है, अब हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, हिंदी में हम इसको लिखेंगे माइनस का साइन और इसके आगे लग जाएगा, माइनस मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसके अंदर देखो अब क्या होता है, इसके अंदर हमारी ये पहले तो आपको क्या लिखना होगा, इसका मीनिंग लिखना होगा जो आपको बता दिया है, फिर इसको क्या इसकी डेफिनेशन देनी होगी आपको, डेफिनेशन देने के बाद इसका ये फार्मूला देना होगा जो आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बता दिया है मैंने। उसके बाद आपके अगला टॉपिक आता है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये है आपका अगला टॉपिक। तो इसमें कितनी टाइप्स की डिग्री होती है हमारे पास, 5 टाइप की डिग्री होती हैं। फर्स्ट डिग्री आती है हमारे पास पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग। दूसरी आती है हमारे पास पूर्णतया बेलोचदार मांग। तीसरी आती है हमारे पास इकाई लोचदार मांग। चौथी आती है हमारे पास ग्रेटर देन यूनिटरी, मतलब इकाई से अधिक, इकाई से अधिक लोचदार मांग। अब हमारी पांचवी आती है इकाई से कम लोचदार मांग। मेरे यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे कर दिया, इकाई से कम लोचदार मांग। तो अब हम इनको 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। ये 5 हमारी डिग्रीज होती हैं। तो फर्स्ट डिग्री आती है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर हमारे पास क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जैसे आपकी इलास्टिक होती है, कोई भी इलास्टिक ले लो आप, जितना खींचोगे उसको वो उतना ही बढ़ती है, उसका साइज़ उतना ही बढ़ता जाता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ये कहाँ तक जाती है आपकी, कहीं तक भी ले जाओ इसको, इन्फिनिटी जाती है, इसका कोई साइज़ नहीं होता। वैसे ही आपकी डिमांड कर्व होती है, ये आपकी डिमांड कर्व जो रहती है ना, इसका कोई भी साइज़ नहीं होता, चाहे प्राइस कितना भी हो जाए, लेकिन इसमें डिमांड आपकी जो प्राइस होगा वो सेम रहेगा, लेकिन आपकी डिमांड जो होगी वो क्या होती रहेगी, बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें आपका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो जो साइज़ है वो क्या है, आपकी डिमांड है, डिमांडेड क्वांटिटी। ठीक है, इसके अंदर आपका प्राइस एक जैसा रहेगा हमेशा और आपकी डिमांड बढ़ेगी। दूसरी आती है हमारे पास पूर्णतया बेलोचदार, जो बढ़ नहीं सकती, खींच नहीं सकती, पूर्णतया बेलोचदार मांग। खींचेगी नहीं कोई भी इलास्टिक या फिर कोई भी चीज़ नहीं खींचेगी, तो वो कैसी होगी, एक सीधी होगी ना, इस टाइप में होगी। तो इसमें हमारे पास ये डिमांड कर्व हो गई, इसमें हमारे पास क्वांटिटी एक ही रहती है, इतनी ही रहती है, लेकिन प्राइस जो है वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, प्राइस हमारे चेंज होते रहते हैं। ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। इसके अंदर हमारा क्या होता है, मैं फिर से बता देती हूँ। इसके अंदर वस्तु की जो मांग होती है, जब कीमत में हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जब मतलब हमारा कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता मांग में, तो हमारी क्या होती है, हमारी जो डिमांड होती है वो सेम बनी रहती है। और जब डिमांड सेम बनी रहती है तो हमारे पास जो हमारे प्राइस बढ़े या घटे उसका भी का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है कीमत में होने वाले परिवर्तन का हमारी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कौन से गुड्स ले सकते हैं आप इसके अंदर ले सकते हैं आप नमक, चीनी, आटा। अगर आपका आटा के कुछ भी रेट हो जाए तो फिर भी आप उसको ख़रीदोगे ना, उसकी डिमांड जो है वो सेम रहेगी, प्राइस चाहे कितना भी हो जाए। अगर आपके पास पानी है, पानी का
चाहे कितना भी महंगा हो जाए, गवर्नमेंट कितना भी महंगा देने लग जाए, लेकिन आपकी डिमांड जो है वो तो सेम रहेगी ना, प्राइस चाहे कितना भी रहे। तो ये उस वाले गुड्स के लिए यूज़ होता है। और ये आपके कौन से गुड्स हैं? नॉर्मल गुड्स, जैसे दूध है। अगर आपके प्राइस इसमें क्या होते हैं, एक प्रॉपर टाइम तक, कुछ टाइम तक फिक्स रहते हैं, या फिर आप ये लगा सकते हैं कि आपकी इनकम जो है वो इनकम आपकी बढ़ती है, तो आपके ये जो है उस वाले केस में लगा सकते हैं, आपके जो कूलर वगैरह, एसी वगैरह आप ख़रीदते हैं, अगर आपके इनकम बढ़ेगी तो आप क्या करोगे? और ज़्यादा परचेज़ करोगे उनको। तो ऐसे ही है, अगर आपके पास इनकम बढ़ती है लेकिन उस चीज़ का प्राइस सेम रहता है, तो आप क्या करना शुरू कर देते हो? उसकी क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ करनी शुरू कर देते हो। तो ये थे आपके पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार। तीसरी चीज़ आती है आपके पास इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग, इसमें जितना हमारा प्राइस में चेंज आता है उतनी ही हमारी क्या होती है? क्वांटिटी चेंज होती है। मतलब अगर इतना हमारे पास प्राइस है, इतनी क्वांटिटी है, तो अगर हमारे पास प्राइस इतना बढ़ेगा तो हमारी क्वांटिटी कितनी कम होगी? इतनी ही कम होगी। जितना ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस हमारा क्या रहता है? सेम होता है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर हमारी क्या खींची जाती है? डिमांड कर्व खींच जाती है। ठीक है, ये हमारे किसके इक्वल होती है? ई डी इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल। ये डिमांड ई डी इज़ इक्वल टू 0, ये ई डी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। ये ई डी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, ये ई डी इज़ इक्वल टू 0, ये ई डी इज़ इक्वल टू 1 होती है। क्योंकि इसमें जो है आपका क्या होता है? एक जैसा सेम डिस्टेंस होता है। जितना आपका प्राइस बढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी डिमांड घटती है, और या फिर जितना आपका प्राइस कम होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी डिमांड बढ़ती है। अगला आता है हमारे पास, बाकी के दो बच गए हैं ना हमारे पास, वो दो कौन से बचे हैं हमारे पास? एक तो हमारे पास बचा है इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार क्या होगा? मतलब हमारी ग्रेटर देन यूनिटरी से, इकाई से अधिक लोचदार। इसमें क्या होगा? ये करो, सपोज़ करो कि आपके ये प्राइस थे और ये आपकी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, ये तो आपके प्राइस थे और ये हो गई आपकी क्वांटिटी। अब आपके जो प्राइस है ना वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। प्राइस इतने हो गए तो आपकी क्वांटिटी क्या होगी? जितने प्राइस कम हुए हैं ना उससे ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से भी आपकी क्वांटिटी क्या हो रही है? आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो ये आ जाएगी हमारी डिमांड कर्व। ये किसके इक्वल आएगी? ई डी इज़ ग्रेटर देन 1, कि हमारी थोड़ा सा चेंज आने से भी हमारी जो ये वाला थोड़ा सा भी चेंज आया, थोड़ा सा प्राइस कम हुआ, तो हमारी क्वांटिटी जो है, डिमांड कितनी बढ़ गई देख लो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इकाई से कम लोचदार। अब इसके अंदर क्या होता है? हमारे चाहे बहुत ज़्यादा चेंज आता है ना जब हमारे प्राइस में, तब हमारा कुछ क्वांटिटी जो है वो चेंज होती है। सपोज़ करो हमारे पास पहले जो था इतना गुड्स बिक रहा था, ठीक है, अब हमारे प्राइस जो हैं वो इतने डाउन हो गए, लेकिन फिर भी हमारी क्वांटिटी जो है वो इतनी सी चेंज आया है। ये देखो कितना सारा चेंज है और ये देखो कितना सा है। ठीक है, तो इसलिए जब हमारे पास प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आएंगे ना, तब हमारी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। मतलब ई डी इज़ लेस देन 1, मतलब डिमांड जो है बहुत कम चेंज होती है जब। और ये भी कब होती है? जब हमारे प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं तो हमारी क्वांटिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो इसलिए ये इसको ऐसे मिला देंगे, ये हमारी डिमांड कर्व हो जाएगी। आई समझ में? ये थी हमारी डिग्रीज़। ये ज़रूरत से, ये इकाई से अधिक और ये इकाई से कम। इसके अंदर क्या होता है? जब हमारी क्वांटिटी में ज़्यादा फ़र्क आता है तो इकाई से ज़्यादा हो जाती है, जब हमारी क्वांटिटी में कम फ़र्क आता है तो हमारी इकाई से कम हो जाती है। ज़्यादा फ़र्क कब आएगा? जब थोड़े से भी प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ेगी, बिकेगी ज़्यादा। और कम फ़र्क कब आएगा? जब हमारी प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, तब थोड़ा बहुत चेंज आएगा, हमारी क्वांटिटी थोड़ी बहुत बढ़ेगी। तो वो है हमारा ग्रेटर देन इलास्टिसिटी और लेस देन इलास्टिसिटी, या फिर इलास्टिक डिमांड्स। ठीक है, ये थे हमारे डिग्रीज़ ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कल से हम इसके मेज़रमेंट्स करेंगे कि हम उन इकाइयों को, हमारी जो इलास्टिसिटी है उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं, उसका कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा जो भी आंसर है, जो भी पॉइंट है, जो भी नंबर है, वो कौन सी इकाई के अंदर एग्जिस्ट करेगा, या फिर जो भी क्वांटिटी है यूनिट्स की वो हमारी कौन सी के इलास्टिसिटी के अंदर
एग्जिस्ट करेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल इसके मेथड्स करेंगे, मेथड्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं दोबारा से क्लियर करा दूँगी।